हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 4 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। ठीक, इसमें देखिए पीछे के दो वर्ड से आप परिचित हैं, पोटेंशियल बैरियर। ऐसा हम लोग पोटेंशियल बैरियर करके एक टॉपिक पढ़ चुके थे इससे पहले, जो क्या था, सिंगल स्टेप पोटेंशियल बैरियर था। लेकिन इस टॉपिक में इस पोटेंशियल बैरियर के आगे एक वर्ड नया जुड़ा हुआ है और जिसका क्या नाम है, रेक्टेंगुलर नाम है। ठीक, मतलब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। पिछला जो टॉपिक था वो सिंगल स्टेप पोटेंशियल बैरियर था, तो मतलब उसमें सिंगल स्टेप की तरह पोटेंशियल बैरियर था, और आज इस टॉपिक में रेक्टेंगुलर वर्ड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अब जो हम लोग का पोटेंशियल बैरियर होगा वो एक रेक्टेंगल के शेप का होगा। कैसा होगा? एक रेक्टेंगुलर शेप का होगा। क्लियर? रेक्टेंगुलर के शेप का होगा। ठीक, जिसको हिंदी में आप आयत कहते हैं ना, तो एक आयत के शेप का हम लोग को पोटेंशियल बैरियर आज के इस टॉपिक में डिस्कस करना है। इससे पहले वाले में हम लोग सिंगल स्टेप पोटेंशियल बैरियर डिस्कस किए थे, तो वो क्या था, एक सिंगल था और स्टेप के शेप में था, इस वजह से सिंगल स्टेप पोटेंशियल बैरियर नाम दिए थे। ठीक, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक काफ़ी लेंदी टॉपिक है और ये चौथे चैप्टर का सबसे लेंदी टॉपिक है। इसमें कम से कम 10 से 12 पेज आपको लगेंगे पूरा अच्छे से नोट्स बनाने में। ठीक, तो 10 से 12 पेज अगर आपको नोट्स बनाने में लगेंगे तो समझाने में डेफिनेटली काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक, कुछ चीज़ें मैं सिंगल स्टेप पोटेंशियल बैरियर में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उन चीज़ों को मैं डायरेक्ट रेफ़र करूँगा कि आपको वहाँ बताया गया था। ठीक, ताकि वीडियो कम टाइम का बने तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी जान चुके हैं, तो जिसको दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से इस लेक्चर को देखने से पहले आप पहले सिंगल स्टेप पोटेंशियल बैरियर को अच्छे से देख लीजिए, ताकि जो चीज़ें उसमें आई थी वही चीज़ अब फिर अगर इसमें मिलती हैं तो उनको डायरेक्ट बताया जाएगा, कहा जाएगा कि इसको हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक, तो इससे आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। डायरेक्ट देखेंगे तो आपको जानकारी रहेगा नहीं किससे पहले क्या देखें, तो आपको डाउट हो सकता है। क्लियर? अब देखिए ये जो वीडियो है, इस वीडियो को भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट होगा वो इज ग्रेटर देन वी नॉट होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो इज लेस देन वी नॉट होगा। ठीक, पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछता है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन कैसा पूछता है। क्वेश्चन कहता है कि डिस्क्राइब वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। सबसे पहले क्या कर रहा है कि वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर को डिस्क्राइब करिए, मतलब इसके लिए वेव फंक्शन वगैरह लिखिए, और फिर कह रहा है कि एक्सप्रेशन निकालिए किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, इसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं सिंगल स्टेप पोटेंशियल बैरियर में। ठीक, इसी वजह से कहा हूँ सिंगल स्टेप पोटेंशियल बैरियर का पढ़ा रहना बहुत जरूरी है इसको देखने के पहले। ठीक, तो अगर आप सिंगल स्टेप पोटेंशियल बैरियर पढ़े हैं तो ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से परिचित हैं, कैसे निकलता है ये भी आइडिया आपके दिमाग में होगा। तो कुछ उसी तरीके को अपनाते हुए आज हम लोग ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को निकालेंगे। क्लियर? क्वेश्चन कुछ ऐसे एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। क्लियर? अब देखिए जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ दिया हूँ। क्या है ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर नहीं, उसका ग्राफिकल पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। ठीक, क्या दिया गया? उसका ग्राफिकल पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। ये मान ले रहे हैं पोटेंशियल एक्सिस है और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है। अब मान ले रहे हैं कि एक पार्टिकल है, ये कोई एक पार्टिकल है जो लेफ्ट से राइट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक पार्टिकल है जो लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है। ये जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक्स इक्वल टू 0 पर इसको एक पोटेंशियल हिल का सामना करना पड़ता है, और वो पोटेंशियल हिल का हाइट कितना होता है, वी नॉट होता है। मतलब एक पोटेंशियल बैरियर का सामना इसको करना पड़ता है जिसका हाइट कितना होता है, वी नॉट होता है। क्लियर? और ये जो हाइट होता है ये एक्स इक्वल टू ए तक ऐसे रहता है। मतलब जब पार्टिकल इधर अपने मार्ग में बाएं से दाएं बढ़ता है तो एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू ए तक इसको एक पोटेंशियल बैरियर का सामना करना पड़ेगा, और ये जो पोटेंशियल बैरियर है रेक्टेंगुलर के शेप में है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। पिछला जो पोटेंशियल बैरियर था हम लोग का वो कुछ ऐसे था, ये इन्फानाइट तक इसका विस्तार था, इस वजह से हम लोग इसको सिंगल स्टेप पोटेंशियल बैरियर कर रहे थे। लेकिन आज के केस में क्या है, जो इसका विस्तार इन्फिनिटी तक था वो नहीं है,
ये यहीं तक कुछ इसका विस्तार है, मतलब x इक्वल टू 0 से लेके x से कुछ फाइनाइट वैल्यू तक ही इसका विस्तार है। मतलब इसका जो ये चौड़ाई है कितना है, a माइनस 0 मतलब a के बराबर है, किसके अलांग, x एक्सिस के अलांग। और फिर क्या है, इधर रीजन 3 में फिर क्या है, फ्री रीजन है, इधर पार्टिकल फ्री है, इधर पार्टिकल फ्री है, और बीच में क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप का पोटेंशियल बैरियर है जिसका सामना पार्टिकल को करना है। जब वो क्या करेगा, x एक्सिस के अलांग लेफ्ट से राइट में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ठीक, जब x एक्सिस के अलांग लेफ्ट से राइट ट्रेवल करेगा तो उसको एक पोटेंशियल बैरियर का सामना करना है जो कुछ इस शेप का है। ठीक, Vx, ये y एक्सिस पर Vx बना है जो पोटेंशियल है, और ये क्या है, x एक्सिस है। इज इट क्लियर। पिछले सेम में क्या था, ये जो बैरियर था x इक्वल टू 0 से ऐसे इनफाइनाइट तक था, आगे कहीं बाउंड्री नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, x इक्वल टू a एक बाउंड्री है, मतलब पोटेंशियल बैरियर का एक डेफिनेट रीजन है कि वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक है। इतना चीज क्लियर। इसका हाइट कितना है, सेम हाइट लिए हैं जितना हाइट क्या था पिछले केस में था, v0। क्लियर। तो इस वजह से ये जो टॉपिक है आज का हम लोग का, वो क्या है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है। क्योंकि आज के टॉपिक में पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसके मार्ग में जो बैरियर आने वाला है वो एक रेक्टेंगुलर शेप का है। इस वजह से ये जो बैरियर होगा, ये जो टॉपिक होगा उसको रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर हम लोग कहेंगे। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, 3 ही रीजन में हम लोग इसको बांटेंगे। जो पिछला केस था, पिछला केस क्या था, ऐसे कुछ था, तो एक रीजन ये होता था, दूसरा इसको कहे थे, इसको क्या कहते थे, पहला रीजन कहते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, 3 रीजन मिलेंगे। पहले रीजन में मतलब x इक्वल टू 0 के इधर जो है, इधर वाला रीजन, इसमें पार्टिकल फ्री है। इतने रीजन में क्या है, पार्टिकल को एक बैरियर का सामना करना है, और फिर x इक्वल टू a के इधर क्या है, पार्टिकल फ्री है। मतलब अगर पार्टिकल लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो पहले उसका मीडियम फ्री रहेगा, फिर क्या होगा, बैरियर वाला रीजन आएगा, और फिर x इक्वल टू a के बाद फिर उसको फ्री रीजन मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग को 3 रीजन में आज हम लोग को अपने चीज़ों को डिस्कस करना है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मान ले रहे हैं E क्या है, पार्टिकल का एनर्जी है, तो 2 केस हो सकता है। एक केस क्या हो सकता है, जो पार्टिकल का एनर्जी हो वो V0 से ज़्यादा हो, मतलब जो पोटेंशियल का हाइट है उससे ज़्यादा हो। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो पार्टिकल का एनर्जी है वो क्या हो, इसके पोटेंशियल के हाइट से क्या हो, कम हो। ये वास्तव में पोटेंशियल बैरियर नहीं है, ये पोटेंशियल बैरियर का क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक, ये हम लोग ग्राफ बनाए हुए हैं उसका। ठीक, तो अब देखिए क्या है, A इज लेस देन क्या है, V0 है। क्लियर। तो ये 2 केस बनेगा इसमें भी, जैसे पिछले में 2 केस बना था वैसे इसमें भी क्या होगा, 2 केस बनेगा। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए आज का जो हम लोग का पार्ट फर्स्ट होगा वो क्या होगा, E इज ग्रेटर देन V0 होगा। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। आज हम लोग पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे जिसमें क्या होगा, जो पार्टिकल का एनर्जी होगा वो पोटेंशियल बैरियर के हाइट, पोटेंशियल बैरियर का हाइट कितना है, V0 है, उससे क्या होगा, बड़ा होगा। और जो पार्ट सेकेंड होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाला केस डिस्कस करेंगे। ठीक, तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि पार्ट सेकेंड को मैं डायरेक्ट चीज़ों को यूज़ करूँगा, तो इस वजह से आप पार्ट फर्स्ट को अच्छे से देखिए। पार्ट फर्स्ट में ज़्यादा टाइम दूंगा, इसी में कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया जाए, और पार्ट 2 छोटा बने ताकि उसको आप कम टाइम देख के ही सीख जाए। ओके। तो अब देखिए यहाँ पे मान ले रहा है कि हम लोग का जो रीजन है, इस रीजन फर्स्ट में कौन सा केस है आज हम लोग का, E इज ग्रेटर देन V0 वाला केस है। इस रीजन मान ले रहा है इधर जो वेव फंक्शन sin1 है, इधर जो है sin2 है, और इधर जो है sin3, मतलब 3 वेव फंक्शन हम लोग को मिलेंगे। कौन कौन सा, एक sin1, एक sin2, एक sin3। रीजन 1 में क्या होगा, sin1 मिलेगा, पार्टिकल फ्री है। रीजन 2 के वेव फंक्शन को sin2 कर दिए। ठीक, इसमें पार्टिकल को बैरियर का सामना करना है, और रीजन 3 में फिर क्या है, पार्टिकल फ्री है। क्लियर। मतलब जितना लगभग ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि रीजन फर्स्ट में जैसा पार्टिकल फील करेगा वैसा ही लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लगभग रीजन 3 में भी पार्टिकल फ्री करेगा, क्या करेगा, फील करेगा अपने आप को। ठीक, लगभग इस वजह कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कुछ एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो लेकिन इसमें कुछ लॉस हो, और बाहर यहाँ एम्पलीट्यूड, मतलब फ्री तो यहाँ भी महसूस करेगा लेकिन कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। लगभग कहने का मतलब ये है कि जैसे पार्टिकल के साथ जो वेव यहाँ एसोसिएटेड है वो वेव यहाँ उतना अच्छा एसोसिएटेड नहीं रहेगा क्योंकि बीच में बैरियर मिल रहा है। ठीक, फ्री दोनों रीजन में पार्टिकल है, लेकिन जो इससे एसोसिएटेड वेव है दोनों में कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक, उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। क्लियर है चीज़। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट करना है एग्जाम में, पहले इसको देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है कि द पोटेंशियल वेरिएशन सोन इन फॉलोइंग फिगर फर्स्ट। इसको क्या कर दे रहे हैं, फिगर फर्स्ट कर दे रहे हैं। ये क्या हम लोग का फिगर फर्स्ट है, आप यहाँ लिख लीजिएगा
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर। ठीक, तो दिखाया गया है इसका फिगर फर्स्ट लिख के यहाँ क्या लिखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर, यहाँ लिख लीजिए। ठीक, तब ऊपर देखिए बता दिया कि जो पोटेंशियल वेरिएशन है उसको फिगर फर्स्ट में दिखाया गया है और उसी को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ठीक, क्योंकि जो पोटेंशियल बैरियर है किस शेप का है, एक रेक्टेंगल के शेप का है। अब देखिए फिर क्या कंसिडर कर रहे हैं, लेट अस कंसिडर द पार्टिकल मूविंग अलोंग, लेट अस कंसिडर द पार्टिकल इज मूविंग, the particle is moving along x axis from left to right as shown in figure। मान ले रहे हैं एक पार्टिकल है जो लेफ्ट से राइट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एज सोन इन फिगर फर्स्ट, जैसा कि फिगर फर्स्ट में दिखाया गया। देखिए पार्टिकल है लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है। ठीक, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल फॉर रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर इज गिवन बाय, तो जब लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो देखिए क्या होगा, v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको मन करे तो ऐसे भी लिख सकते हैं vx इज इक्वल टू। ठीक, तो क्या होगा, जब पार्टिकल क्या है x इक्वल टू 0 से लेस है, मतलब यहाँ से इधर है पीछे है, तो इस रीजन में पार्टिकल फ्री है तो यहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। वैसे जब x इक्वल टू a के इधर जाएगा तो यहाँ भी पार्टिकल फ्री है तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। मतलब x इक्वल टू 0 से जब x का वैल्यू लेस होगा तब भी फ्री है पार्टिकल, 0 पोटेंशियल एनर्जी, और a से बड़ा है तब भी क्या है, 0 पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब पार्टिकल 0 से a के बीच में है तो क्या होगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर है जिसका हाइट क्या v नॉट है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, v नॉट के बराबर होगा। क्लियर है चीज, मतलब आज जो v नॉट है वो क्या है, 0, v नॉट किस रीजन में है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है और किससे छोटा है, a से छोटा है। कल तक जो हम लोग पढ़ते थे उसमें क्या होता था, x इक्वल टू लेस से क्या होता था, पोटेंशियल 0 हो जाता था, और x इक्वल टू 0 से जो ग्रेटर होता था उससे पोटेंशियल v नॉट रहता था। लेकिन आज इस v नॉट में भी लिमिट लगा हुआ है कि ये जो v नॉट का वैल्यू है ये 0 से लेके a के बीच तक ही रहेगा, और उसके बाद a के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है चीज़, ये चीज़ क्लियर। ठीक, अब इसके आगे हम लोग का अगला काम क्या है, वेव फंक्शन लिखना तीनों रीजन में, और फिर क्या करना, उसको सॉल्व करके उसके वैल्यू को निकालना। ठीक, और फिर जो कॉन्सेप्ट मिलेंगे उनको डिस्कस करना, और फिर ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को बताना। ठीक, तो वीडियो पॉज करते हैं, लिखते हैं और फिर समझाते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ इस इक्वेशन को जो नीचे था उसको यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का दिया है। ठीक, यहाँ से इसको डिफाइन कर चुके थे। अब देखिए जैसे पीछे हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हैं वैसे इस प्रॉब्लम की सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरा सिंगल स्टेप पोटेंशियल बैरियर देखे होंगे तो ये प्रॉब्लम आपके लिए 50 to 60% ईजी हो जाएगा। ठीक, और मैं यही मान के ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपने वो प्रॉब्लम देख लिया है, इस वजह से इस वीडियो में चीज़ों को डायरेक्ट बताऊँगा ताकि कम टाइम में हम लोग इसको ख़त्म कर लें, और वो जो टाइम बचेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में यूज करेंगे, उसको उससे नेक्स्ट वीडियो में यूज करेंगे तो क्या होगा, कम टाइम में ज़्यादा वीडियो बनेगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर केस फर्स्ट व्हेन ई इज ग्रेटर देन वी नॉट। अब हम केस फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं, ई इज ग्रेटर देन वी नॉट कंसीडर कर रहे हैं। पिछले केस में हम लोग जो पोटेंशियल बैरियर था सिंगल स्टेप उसमें ई इज लेस देन वी नॉट लिए थे पहला केस, लेकिन इसमें उल्टा कर रहे हैं। ठीक, एक बार उल्टा करके भी आपको दिखा दें। ठीक, तो इस वजह से मैंने इसमें ई इज ग्रेटर देन वी नॉट लिया है और दूसरे केस में ई इज लेस देन वी नॉट ले लूंगा। ठीक, तो अब देखिए हमको क्या करना है, श्रोडिंगर साहब को याद करना पड़ेगा। तो श्रोडिंगर साहब को याद करने के लिए मतलब कौन सा श्रोडिंगर साहब का कौन सा इक्वेशन, तो श्रोडिंगर साहब का टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन याद करना पड़ेगा। क्योंकि टाइम लेकर क्यों मरेंगे, जब हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की सुविधा है तो टाइम लेकर क्यों यहाँ मरना है, वही डायरेक्ट टाइम इंडिपेंडेंट वाला यूज कर लेंगे। तो क्या लिखे हैं, वी नो दैट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज, ये देखिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होता है। ठीक, इन रीजन फर्स्ट द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज गिवन बाय, रीजन फर्स्ट में जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, वो जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे दिया जाता है रीजन फर्स्ट में। ठीक, तो क्या होगा, डेल साई की जगह साई 1 कर देंगे, क्योंकि रीजन फर्स्ट में जो वेव फंक्शन हम लोग माने हैं साई 1 माने हैं। ठीक, थोड़ा इसको यहाँ लिखना अच्छा नहीं लग रहा, अगर आप लिख लिए सही है, मैं कहूँगा कि इसको आप इसमें लिख दीजिए रीजन सेकंड। ओके, ताकि पता चले कि दिस पर्टिकुलर रीजन इज रीजन सेकंड। ओके, अब देखिए रीजन फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो रीजन फर्स्ट में वेव फंक्शन साई 1 बताए हुए हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे साई 1 लिख देंगे। ठीक, और रीजन फर्स्ट में क्या है, v का वैल्यू 0 है, रीजन फर्स्ट x इज लेस देन, रीजन फर्स्ट में देखिए क्या है, v का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो क्या हो गया, ई साइन इक्वल टू 0 हो गया। अब जैसे पीछे मानते हुए हैं वैसे कांस्टेंट यहाँ पे मान रहे हैं। ठीक, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2m अपान h का स्क्वायर मानना है। ठीक, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन कैसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया।
अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा पीछे हम लोग डिस्कस करते हुए आए हैं, तो लिख देंगे लेट द सोल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन 3b। तो साई1 इक्वल टू एक कांस्टेंट ए ले लिए e के पावर आई अल्फा एक्स प्लस बी e के पावर माइनस आई अल्फा एक्स, इसको हम लोग पीछे भी यूज कर चुके हैं। से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इन रीजन सेकंड। देखिए थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि अगर धीरे धीरे बोलूंगा ना 3 घंटे का वीडियो बनेगा, इस वक्त तेज बोल रहा हूँ। ये सब ऑलरेडी आप एक बार पढ़ चुके हैं, वही चीज़ हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन रीजन सेकंड इज गिवन बाई, तो क्या होगा जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसे दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे v के जगह v0 आ जाएगा, क्योंकि रीजन सेकंड में देखिए क्या है vx का वैल्यू जो है v0 है, तो यहाँ v के जगह क्या हो जाएगा v0 आ जाएगा। आप ऐसे बता भी सकते हैं vx इक्वल टू सिंस vx इक्वल टू v0 इन रीजन सेकंड, आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक, रीजन सेकंड में क्या है vx इक्वल टू v0 है। ठीक, आप ये रीजन दे सकते हैं। अब फिर इस पूरे वैल्यू को क्या मान लिए बीटा स्क्वायर मान लिए, इसको इक्वेशन नंबर 5 कर दिए। अब फिर क्या होगा, ये जब बीटा स्क्वायर हो गया तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा बन गया। ठीक, तो इसको इक्वेशन नंबर 6 कर दिए। चूंकि रीजन सेकंड में बात कर रहे थे तो रीजन सेकंड में जो हम लोग का वेव फंक्शन क्या था साई2 था, तो इस वजह से इस साई की जगह क्या यूज कर लिया साई2 यूज कर लिया, साई2 यूज करते हुए आ रहा है। क्लियर है चीज। अब देखिए फिर इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे ही होगा। इसमें क्या था अल्फा था, यहाँ अल्फा था तो अल्फा लिखे, इसमें यहाँ बीटा है तो बीटा लिखेंगे, एक पॉजिटिव आई एक नेगेटिव आई, और ए और बी ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे एक दूसरा कांस्टेंट हम लोग यूज कर देंगे, सी और डी को यूज कर लेंगे और कह देंगे कि इक्वेशन नंबर 7। अब जो मेरा बीमारी है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इक्वेशन भूलने वाला। ठीक, तो अब इक्वेशन नंबर अच्छे से देखते हुए चलिएगा। ठीक, वैसे कोशिश करूंगा भूले ना, और फिर नेक्स्ट सेशन में इसके आगे अब हम लोग बढ़ने चल रहे हैं। ठीक, ये कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, ये हम लोग का ऐसा केस है जिसमें जो पार्टिकल का एनर्जी है, ये जो पार्टिकल का एनर्जी है ये क्या है ई है, ये पार्टिकल की एनर्जी ई है। ठीक, और ये किससे ज़्यादा है, इस बैरियर के हाइट से ज़्यादा है, मतलब सही से लिख देते हैं इसको, ये जो पार्टिकल की एनर्जी है देखिए ई क्या है, इतना बड़ा वैल्यू हम मान रहे हैं, तो इसका हाइट कितना है बैरियर का, ये v0 इसका हाइट है, तो इस केस में क्या होगा ई इज ग्रेटर देन v0 होगा। यही वाला केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर चीज, यही वाला केस हम लोग क्या कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके आगे क्या करना है उसको देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट, देखिए लास्ट सेशन में हम लोग इक्वेशन 7 तक कर लिए थे। ठीक, उसके नीचे से आपको अब लिखना है, मतलब हम लोग जो सेकेंड रीजन था उसमें वेव फंक्शन को पा गए थे, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे क्या लिखना है उसको मैं यहाँ लिखा हूँ, चूँकि इन दोनों इक्वेशन को अभी हमको आगे यूज करना है, इसका मतलब बताना, इस वजह से यहाँ साइड में लिखा हूँ, आप इसको दोबारा मत लिखिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन रीजन थर्ड इज गिवन बाई। अब आपको पता है कि रीजन 3 में फिर पार्टिकल फ्री हो गया, इसमें किसी तरीके का बैरियर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा इस रीजन में इन्फानाइट तक, मतलब यहाँ से लेके इन्फानाइट से पार्टिकल आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, मतलब क्या इन्फानाइट से पार्टिकल यहाँ तक आ रहा है, तो इन्फानाइट से यहाँ तक क्या है इसका जो वैल्यू है, मतलब माइनस इन्फानाइट से यहाँ तक 0 तक इसका जो वैल्यू है क्या होगा 0 होगा। और वैसे ही ए से बड़ा जब होगा, मतलब ए से लेके प्लस इन्फानाइट तक भी क्या होगा इसका वैल्यू जो होगा v का वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल इसमें क्या है फ्री है, इसमें पार्टिकल फ्री था तो इसमें भी 0 और रीजन 3 में भी 0। तो इसका मतलब क्या होगा जो श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग देखे थे उसमें v इक्वल टू क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, तो एक नया हम लोग को इक्वेशन मिल गया। और चूंकि हम लोग रीजन 3 में बात कर रहे हैं और रीजन 3 में क्या किए हैं sin3 लिखे हैं वेव फंक्शन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ साई की जगह sin3 यूज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये वैल्यू एक बार ऑलरेडी हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में मान चुके हैं, अल्फा स्क्वायर ये जो वैल्यू था ये क्या था अल्फा स्क्वायर के बराबर था, तो डायरेक्ट लिख दिए हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिए हैं। ठीक, और बता दिए हैं एग्जामिनर साहब से कि बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड, अगर एग्जामिनर यहाँ डायरेक्ट आते हैं या नहीं लिखा तो उनको एक मिनट सोचना पड़ेगा, तो इसलिए बता दें बाय यूजिंग सेकंड। अब एग्जामिनर महोदय जाके सेकंड इक्वेशन देख लेंगे अपना। ठीक, तो हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया। अब देखिए ये इक्वेशन यहाँ sin3 है और इक्वेशन फर्स्ट में भी अल्फा स्क्वायर मिला था, लेकिन वहाँ पे वेव फंक्शन क्या था sin1 था और sin1 था, तो इस वजह से दोनों का सोल्यूशन अलग होगा, अलग इन द सेंस दैट दोनों में क्या करेंगे अलग अलग कांस्टेंट यूज करेंगे। ये मत आप सोचिएगा कि इक्वेशन ये क्या है अल्फा यहाँ भी है, अल्फा इक्वेशन फर्स्ट रीजन वाले भी इक्वेशन में था, तो क्यों ना हम जो इक्वेशन 3 हम लोग का मिला था उसमें भी क्या था कुछ ऐसे ही था, अल्फा स्क्वायर था, लेकिन वहाँ पे sin1 था। इस वजह से जब उसको सोल्यूशन लिखे थे तो ए की पावर आई अल्फा एक्स प्लस बी
ई के पावर माइनस आई अल्फा एक्स लिखे थे, लेकिन यहाँ पे साइन थ्री है, इस वजह से इसका सोल्यूशन बदल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, साइन थ्री इक्वल टू, अब कांस्टेंट देखिए बदल जाएगा, सोल्यूशन बदल जाएगा मतलब क्या, कांस्टेंट हम बदल देंगे, दोनों कांस्टेंट को बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन थ्री है, रीजन 3 में बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली रीजन 3 में कंफर्म है कि यहाँ पार्टिकल फ्री है, लेकिन उसका कंडीशन इस रीजन का अपेक्षा दूसरा कुछ होगा, क्योंकि उसको इस रीजन से गुजर के इसमें जाना है। ठीक, ये पहले से बता दिए आपको। ठीक, अभी समझाएंगे भी उसको। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या है, साइन थ्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब देखिए ए बी सी डी तक आ गए हैं। उसका हम लोग का जो कांस्टेंट है ई हम लोग यूज कर सकते थे, लेकिन ई को हम ऑलरेडी एनर्जी दिखा चुके हैं, तो ई नहीं यूज करेंगे, ई के आगे वाले एफ वाले को बुला लिए। ठीक, तो क्या हो गया, एफ ई के पावर आई अल्फा एक्स प्लस जी ई के पावर माइनस आई अल्फा एक्स। ठीक, क्यों नहीं ए बी यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे साइन थ्री है, अगर यहाँ पे साइन वन रहता तो सेम वही इक्वेशन मिलता। चूंकि साइन थ्री है, इस वजह से कांस्टेंट को क्या कर दिए, बदल दिए, लेकिन ये तो सेम रहेगा क्योंकि यहाँ क्या है, अल्फा यूज हुआ है। तो क्या होगा, इसका जो रूट आएगा वो इमेजिनरी रूट आएगा, तो इमेजिनरी रूट आता है कुछ ऐसा होता है। से इक्वेशन नंबर 9, इज इट क्लियर नाउ। अब देखिए दो इक्वेशन हम लोग के पास ऑलरेडी मिला था, रीजन फर्स्ट में, रीजन सेकंड में, विच इज साइन वन इक्वल टू ए के पावर आई अल्फा एक्स प्लस बी ई के पावर माइनस अल्फा एक्स, जो रीजन फर्स्ट का है, और रीजन सेकंड का क्या है, साइन टू इक्वल टू सी ई के पावर आई बीटा एक्स प्लस डी ई के पावर माइनस आई बीटा एक्स, एंड रीजन थ्री द वे फंक्शन इज साइन थ्री इक्वल टू एफ ई के पावर आई अल्फा एक्स प्लस डी ई के पावर माइनस अल्फा एक्स। से क्वेश्चन 9, 3 इक्वेशन हम लोग को ऑलरेडी मिल गया, मतलब साइन वन मिल गया, साइन टू मिल गया, साइन थ्री मिल गया। कब मिल गया, जब एनर्जी क्या था, वी नॉट से ज़्यादा था, मतलब जब पार्टिकल का एनर्जी क्या है, वी नॉट से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में तीनों रीजन में हम लोग को पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव के बारे में कुछ जानकारी मिल रही है, उससे एसोसिएटेड वेव को हम लोग लिख लिए। अब इसका टर्म जो है वो क्या बताता है, मतलब इसका फिजिकल मतलब क्या है, इसके टर्म्स क्या बता रहे हैं, उसको देखा जाएगा। जैसे हम लोग सिंगल स्टेप पोटेंशियल बैरियर में देखे थे, वैसे एकदम हूबहू सेम वही देखेंगे। अगर आप सिंगल स्टेप पोटेंशियल बैरियर पढ़े होंगे और उसके बाद ये वीडियो देख रहे होंगे, तो यहाँ तक देखिए हम लोग सेम पाए थे। इसमें एक रीजन बढ़ गया, इस वजह से दोबारा क्या करना पड़ा, एक इक्वेशन लिखना पड़ा है। अदरवाइज सिंगल स्टेप पोटेंशियल बैरियर में हम लोग यहाँ तक काम एकदम सेम किए थे, जब क्या था, इज ग्रेटर देन वी नॉट था या इज लेस देन वी नॉट था। एक रीजन बढ़ने की वजह से दो कांस्टेंट बढ़ गए। अब इन दो कांस्टेंट के बढ़ने की वजह से बाउंड्री कंडीशन वाला वैल्यू हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 में भी लगाना पड़ेगा। मतलब पहले हम लोग को एक ही बाउंड्री मिलता था, तो इस पर बाउंड्री कंडीशन लगाते थे सिंगल स्टेप में, लेकिन अब 2 बाउंड्री मिल रहा था, एक बार कंडीशन यहाँ लगाना पड़ेगा बाउंड्री, एक बार यहाँ लगाना पड़ेगा ए बी सी डी एफ जी को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, इस तरह प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा होते चला गया है। क्लियर है चीज़। अब देखिए जो रीजन फर्स्ट में वेव फंक्शन साइन वन मिला है, ये क्या बता रहा है, तो क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन 4 फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट्स द वेव विच इज प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन रीजन फर्स्ट। ये जो फर्स्ट है, यहाँ देखिए क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ माइनस है नहीं, पॉजिटिव। तो ये क्या बता रहा है कि एक ऐसा वेव है जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब ए के वैल्यू को निकाल के उसका एम्पलीट्यूड बता सकते हैं। ठीक, या कुछ टाइम के लिए ए को भी आप एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ए नहीं। ए को सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, वहाँ से एम्पलीट्यूड मिलेगा। ठीक, और ए को सॉल्व करने मतलब क्या, इस वजह कर रहे हैं ए को सॉल्व करेंगे एम्पलीट्यूड मिलेगा, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसका वैल्यू निकालेंगे तो वो हम लोग का एम्पलीट्यूड होगा ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग एम्पलीट्यूड जगह ए रखे हैं, तो आप इसको शॉर्ट टाइम के लिए ए मान सकते हैं कि एम्पलीट्यूड है। क्लियर, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जब वेव लिखते हैं तो उसका आगे जो कांस्टेंट होता है उसी में एम्पलीट्यूड करते हैं, लेकिन यहाँ एम्पलीट्यूड का कुछ वैल्यू होगा जिसको बाउंड्री कंडीशन रख के निकाला जाएगा। इज इट क्लियर। नाउ द फर्स्ट टर्म्स इन इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट्स द वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बिकॉज हियर साइन इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन रीजन फर्स्ट बिकॉज साइन वन इज अ वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल इन रीजन फर्स्ट। That's why the first term in equation 4 represents the wave traveling in positive x direction in region first. वो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं in region first. This means what? This wave is incident wave. इसका मतलब क्या है, ये रीजन फर्स्ट में ऐसे आ रही है, ट्रेवल कर रही है, रीजन फर्स्ट में पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंसिडेंट वेव है। तो क्या लिखे हैं, दैट इज इट रिप्रेजेंट्स द इंसिडेंट वेव। जैसे स्टेप पोटेंशियल हम लोग लिखे थे, सेम वही काम चल रहा है। देखिए दैट इज इट रिप्रेजेंट द इंसिडेंट वेव while the second term in equation 4 represents reflected wave. Why? Because here the sign is negative. यहाँ साइन क्या निगेटिव है, तो जब पॉजिटिव था तो पॉजिटिव डायरेक्शन चल रहा है, तो निगेटिव क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन चलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये निगेटिव डायरेक्शन चल रहा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये जो वेव आया होगा, टकराया होगा, तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हुआ होगा।
ये टकरा के क्या हुआ होगा, रिफ्लेक्ट हुआ होगा। तो इसका नाम हम क्या कर सकते हैं, वाइल द सेकेंड टर्म इन इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट्स रिफ्लेक्टेड वेव एट x इक्वल टू 0 बाउंड्री पे क्या है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। चूंकि ये रिफ्लेक्ट होके मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन में इन रीजन फर्स्ट में चल रही है, तो अगला ये नहीं सोचेगा कि जो वेव आई होगी, अगला तो ये सोचेगा कि वेव आई होगी, यहाँ से टकराई होगी और रिफ्लेक्ट होके गई होगी। तो वही क्या है आपका जो ये सेकेंड टर्म है, ठीक। तो ये सेकंड टर्म बता रहा है कि ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव है जो x इक्वल टू 0 बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर रीजन फर्स्ट में क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। नाउ लेट्स कम ऑन इक्वेशन 7, ठीक। तो अब देखिए यहाँ क्या है, c e के पावर i बीटा x d e के पावर माइनस i बीटा x। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, इन इक्वेशन 7 द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट्स द वेव विच इज प्रोपोगेटिंग अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन इन रीजन सेकंड। देखिए यहाँ फिर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। ये भी कुछ वेव जैसा इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट टर्म है इक्वेशन 7 का, ये फिर बता रहा है कि एक वेव है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, बट इन रीजन सेकेंड बिकॉज हियर साई 2, हियर साई 2। तो साई 2 इज व्हाट, साई 2 इज द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विथ पार्टिकल इन रीजन सेकेंड। तो साई 2 क्या है, ये रीजन सेकेंड के लिए है, पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपका वेव है ये क्या है, इसमें कुछ ऐसे प्रोपोगेट कर रही है रीजन सेकेंड में पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पार्टिकल तो लेफ्ट से राइट आ रहा था, हम लोग लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंसिडेंट वेव हुआ था यही क्या हो गया, इस बाउंड्री पे ट्रांसमिट हो गया। जैसे स्टेप पोटेंशियल हुआ था ना, वैसा केस इसमें भी कि ये जो इंसिडेंट वेव था ये इस पर ट्रांसमिट हो गया और कुछ वेव क्या हो गया, ऐसे चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो क्या लिखेंगे, इन वेव विच इज प्रोपोगेटिंग पॉजिटिव डायरेक्शन इन रीजन सेकेंड, क्योंकि पॉजिटिव साइन है यहाँ पे पावर में, ठीक। वाइल सेकेंड टर्म्स, यहाँ देखिए इन पॉजिटिव डायरेक्शन दैट इज ट्रांसमिटेड वेव एट x इक्वल टू 0 इन रीजन सेकेंड। मतलब x इक्वल टू 0 बाउंड्री पे ये वेव क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ, यहाँ से पार निकल गया है और किस में है, ये रीजन सेकेंड में है। क्लियर है चीज़। अब देखिए क्या लिखे हैं, वाइल सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट्स, जो जबकि जो सेकेंड टर्म है वो क्या बता रहा है, निगेटिव यहाँ पे है, ठीक। तो ये क्या बता रहा है कि विच वाइल द सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट्स द वेव, यहाँ देखिए छूट गया, रिप्रेजेंट द वेव विच इज प्रोपोगेटिंग, लिख लीजिएगा आप इसको, द वेव विच इज प्रोपोगेटिंग अलॉन्ग निगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि निगेटिव साइन है, दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव इन रीजन सेकेंड। ये साई 2 लिखे हैं, ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब क्या, साई 2 में निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगा। तो साई 2 क्या है, रीजन सेकंड का, इसका मतलब रीजन सेकंड में क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव है। तो रीजन सेकंड में कोई वेव इधर से आ रही है तो हमको क्या लगेगा कि इस बाउंड्री से टकरा के आई होगी। इसका मतलब x इक्वल टू a पे क्या है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। क्लियर है चीज़। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, साइन 3 के लिए जो वेव फंक्शन लिखे हैं उसको बताएंगे। तो साइन 3 के लिए क्या लिखे हैं कि इन इक्वेशन 9 फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट्स द वेव विच इज प्रोपोगेटिंग अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन। फर्स्ट टर्म में क्या है, देखिए यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या बता रहा है कि ये जो वेव है पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन किस में, साइन 3 है यहाँ, इसका मतलब रीजन 3 में, बिकॉज साइन 3 इज द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद पार्टिकल इन रीजन 3। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एफ ई के पावर आई अल्फा एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ई के पावर आई अल्फा एक्स, इसका मतलब क्या है, साइन 3 जो है उसका जो फर्स्ट टर्म है क्या बता रहा है कि एक वेव है जो क्या कर रही है, रीजन फर्स्ट में, सॉरी रीजन थर्ड में क्या कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इस बाउंड्री पे ट्रांसमिटेड वेव है। जैसे ये वेव आया जब, तो रीजन सेकंड में ये वाला टर्म क्या हुआ, यहाँ से ऐसे ट्रांसमिट हुआ और ये वाला टर्म फिर कुछ क्या हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन फिर क्या होगा, जब यहाँ टकराएगा तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ तो कुछ पार्ट फिर क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो जो एफ ई के पावर आई अल्फा एक्स है यही बाहर निकला हुआ है। मतलब क्या है, ये आपका कह सकते हैं ये जो वेव आपका क्या है, द वेव ट्रांसमिटेड एट एक्स इक्वल टू ए बाउंड्री। इसका मतलब कह सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसमिटेड वेव है जो किस बाउंड्री पर ट्रांसमिट कर रहा है, एक्स इक्वल टू ए वाले बाउंड्री क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। वाइल द सेकेंड टर्म्स रिप्रेजेंट द वेव विच इज प्रोपोगेटिंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस इन रीजन थर्ड। और जबकि सेकेंड टर्म बता रहा है कि एक वेव है जो थर्ड रीजन में निगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब कुछ ऐसे चल रही है, थर्ड रीजन में कुछ ऐसे चल रही है। अब मुद्दा यहाँ फंसता है कि ये तो थर्ड टर्म तो बता रहा है, ये सेकंड टर्म तो बता रहा है कि रीजन 3 में वेव जो है ये क्या हो रही है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन चल रही है। लेकिन भाई साहब आगे तो कुछ है ही नहीं बाउंड्री। इक्वेशन बता रहा है कि निगेटिव एक्स एक्सिस वेव चल रही है, लेकिन आगे तो बाउंड्री है नहीं, ये तो लिमिटलेस है।
कुछ लिमिट है नहीं। इसका एक्सटेंशन क्या है, जो फ्री रीजन है इसका एक्सटेंशन अब इनफाइनाइट तक है। इसको हमने बाउंड्री को एक यहाँ x = 0 से x = a तक क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया था। अब आगे क्या पार्टिकल फ्री है, जैसे यहाँ इनफाइनाइट से लेके इस बाउंड्री तक पार्टिकल फ्री है, वैसे इस बाउंड्री से लेके इनफाइनाइट तक पार्टिकल फ्री है। तो आगे जब कोई बाउंड्री ही नहीं है तो पार्टिकल कहाँ वापस आएगा, आगे जब रीजन 3 में कोई बाउंड्री नहीं है तो पार्टिकल वापस कहाँ आने वाला है। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो टर्म होगा ये जीरो होगा, ये जो टर्म होगा ये जीरो होगा, क्योंकि वेव ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जब वेव एग्जिस्ट नहीं करेगी, कोई वेव यहाँ से इनफाइनाइट से आ ही नहीं सकती है, इसका मतलब उससे एसोसिएटेड जो टर्म है जी क्या है, ऑलमोस्ट एम्पलीट्यूड है, मतलब जी का जो वैल्यू निकालेंगे एम्पलीट्यूड बताएगा। ठीक, शॉर्ट टाइम के लिए जी को भी एम्पलीट्यूड कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जब वेव है ही नहीं तो जी को जीरो होना पड़ेगा, तो जी जीरो करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेव नेगेटिव एक्सिस चल रही है, हाउएवर नो वेव इज प्रोपोगेटिंग बैक फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस इन रीजन सेकेंड। आप ऐसे थोड़ा सा आगे यहाँ जोड़ सकते हैं, दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव इन, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, रीजन थर्ड। ये क्या बता रहा है कि रीजन थर्ड में क्या आपका नेगेटिव एक्सिस का ऐलान क्या कर रही है, वेव चल रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, रीजन दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव इन रीजन थर्ड, लेकिन रीजन थर्ड में आगे कोई बाउंड्री है ही नहीं, तो इनफाइनाइट से वेव आ नहीं सकती। हाउएवर नो वेव इज प्रोपोगेटिंग बैक फ्रॉम इन्फिनिटी इन रीजन थर्ड, सो जी = 0। ठीक, तो वही लिख दिए हैं कि कोई बाउंड्री है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट से वेव प्रोपोगेट होकर वापस आ नहीं सकती, तो क्या हो जाएगा, ये रीजन थर्ड में जी = 0 हो जाएगा, क्योंकि जी क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक, तो जी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब अब जो इक्वेशन 9 था वो कुछ ऐसा हो गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे इस लायक हो गए हैं कि हर एक टर्म का मतलब समझ चुके हैं। तो आगे अगर मैं कहूँगा ये ट्रांसमिटेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, इसी वजह से इसका फिजिकल मतलब बताया जाता है। ये जीरो क्यों हुआ, क्योंकि भूत तो है नहीं कि इनफाइनाइट चलाएगा। पिछले लेक्चर में बताया था ना कि जो चला गया ऊपर इनफाइनाइट पे, वो रील्स देखने या बनाने आएगा नहीं, तो ऐसे वेव जब चली गई आगे ट्रांसमिट होके तो वापस घूम के तो आएगी नहीं। ऐसा नहीं कहेंगे हमरा जाओ नीचे थोड़ा सा रील्स शूट करके फिर आ जाना, ऐसा तो होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये वेव वापस आएगी नहीं, तो जब वेव आएगी नहीं तो एम्पलीट्यूड क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो इसको लड्डू बना देंगे, जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये थर्ड रीजन में बस यही टर्म बचेगा। और इस तरीके से हम लोग को 4, 7 और 10 तीन रीजन में 3 वेव मिल गई। अब इस 4, 7, 10 में हम लोग अपने मन से स्वैच्छिक कांस्टेंट यूज किए, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज किए, अपने इच्छा अनुसार कुछ कांस्टेंट यूज किए हैं, विच आर ABCDF। नाउ अब हमको क्या करना है, इस कांस्टेंट के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और जब भी हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह, तो कांस्टेंट का वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा हम लोग का शस्त्र क्या है, बाउंड्री कंडीशन लगाना। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, इन कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, और जब कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा तो फिर रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी की बात करेंगे। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, आपके दिमाग में क्लासिकली अगर सोच रहे होंगे तो ये आ रहा होगा कि ई तो पार्टिकल का एनर्जी है वो भी से बड़ा है, तो कैसे ये ट्रांसमिट होगी, बात एकदम जाए। क्लासिकली देखा जाए तो ई क्या है, भी से बड़ा है, तो पार्टिकल को ऐसे निकल जाना चाहिए, पूरा पार्टिकल निकल जाएगा, रिफ्लेक्शन तो नहीं हो सकता। लेकिन आप याद करिए जो मैं एग्जांपल दिया था स्टेप पोटेंशियल में, मान लीजिए वहाँ पे एक बाउंड्री केवल था, अब यहाँ पे 2 बाउंड्री है। ठीक, मान लीजिए ऐसे मान लीजिए 2 बाउंड्री है। ठीक, 2 बाउंड्री है, ऐसे ये बाउंड्री है। ठीक, तो सेम हाइट का बाउंड्री, ऐसे मान लीजिए 2 बाउंड्री है। ठीक, इसको बाउंड्री दिखाने के लिए ऐसे कर दे रहा हूँ, इन दोनों का जो जमीन से हाइट है कितना, V0 है। ठीक, अब मान लेते हैं हम 100 बच्चों को भेज रहे हैं, 100 बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं कि जाओ तुम लोग दोनों बाउंड्री को पार करके निकल जाओ, दोनों बाउंड्री को पार करके निकल जाओ। हमको भी पता है कि उन बच्चों के अंदर इतना एनर्जी है कि इस हाइट को आसानी से वो क्रॉस कर सकते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ ये चीज़ पता है, क्लासिकली भी ये चीज़ हम लोग एग्री कर रहे हैं कि जब पार्टिकल का एनर्जी इस बैरियर पोटेंशियल के हाइट मतलब V0, इस बैरियर के पोटेंशियल V0 से बड़ा है, तो कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये चीज़ आता है दिमाग में ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब ये दोनों बाउंड्री है, ठीक, बच्चों के एग्जांपल से रिलेट करूंगा तो क्लासिकली क्या होगा, यहाँ वेव तो निकलना चाहिए था, पूरा ट्रांसमिशन होना नहीं चाहिए था, यहाँ देखिए ट्रांसमिशन होना चाहिए था, रिफ्लेक्शन होना नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, जब ये दोनों बाउंड्री है, ठीक, मान लीजिए हम 100 बच्चों को भेजे,
कि जाओ कूद के बाउंड्री को पार करो। तो जब बच्चे एक साथ झुंड में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, तो क्या होगा, आपस में धक्का मुक्की करेंगे। कुछ बच्चे इसी रीजन में गिर गए, कुछ बच्चे क्रॉस किए, फिर दूसरे बाउंड्री को पार करने जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, मान ले रहे हैं 4-5 बच्चे गिर गए 100 में से, तो 96 बच्चे बचे, 96 to 95, फिर वो इस बाउंड्री को अब क्रॉस करने जाएंगे, तो फिर यहाँ पे फिर गैदरिंग होगा, तो कुछ बच्चे इस रीजन में गिर जाएंगे, फिर क्या होगा, कुछ बच्चे बाहर निकल जाएंगे। वैसे वेव के साथ भी क्वांटम मैकेनिक्स का यही होगा। जब कई सारा पार्टिकल भेजेंगे आप, तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे, मतलब कुछ वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर इस रीजन में गई, फिर इस रीजन में क्या होगी, कुछ वेव रिफ्लेक्ट होगी, और फिर क्या होगा, कुछ वेव ट्रांसमिट हो जाएगी। मतलब अब बच्चे दोनों बाउंड्री कूद के जो भागे वो भाग गए, बाकी कुछ बच्चे इस रीजन में रिफ्लेक्ट होकर गिर जाएंगे इस वाले बाउंड्री से, और कुछ बच्चे रीजन फर्स्ट में रिफ्लेक्ट होकर गिर जाएंगे। ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ऐसे होता भी है, ऐसे होता भी है। अगर आप ऑप्टिक्स पढ़े होंगे तो ऑप्टिक्स में ऐसे कई सारी फिनोमेना होंगी, ठीक। फिजिक्स में भी ऐसा होता है। अगर मान लीजिए कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है, ठीक, जब लाइट उस पर गिराते हैं तो अचानक से क्या होता है, लाइट का मीडियम चेंज होता है। लाइट एयर से आ रही है, अचानक ग्लास पे गिराया तो क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ। तो जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, हमको पता है ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है तो लाइट को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, लेकिन उसके बाद भी लाइट का कुछ रिफ्लेक्शन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अचानक मीडियम क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो 2-4% रिफ्लेक्शन भी होता है। बात समझ में आ रहा है? तो आप जो ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है उससे इसको रिलेट कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं जब लाइट वेव प्रोपोगेट करती है तो अचानक अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो क्या होता है, वेव का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है। अब फिर देखिए अचानक क्या हो रहा है, यहाँ से जब इसके बाहर निकल रहा है तो फिर मीडियम चेंज हो रहा है, डेंसर से रेयर हो रहा है। अगर इसको ग्लास प्लेट मान लें तो फिर डेंसर से रेयर हो रहा है, तो जब फिर डेंसर से रेयर होगा तो फिर क्या होगा, कुछ पार्ट क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्ट होगा। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का फिनोमेना है। जो बच्चों का एग्जांपल लिए हैं वो क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स का फिनोमेना है कि बच्चों के पास एनर्जी है, हमको ही पता है, बच्चों को पता है, जो देख रहा है उसको ही पता है कि बच्चों के पास एनर्जी है। लेकिन जब झूठ में जाएंगे, धक्का मुक्की करेंगे तो कुछ पहले वाले बाउंड्री किधर गिर जाएंगे, कुछ दूसरे वाले बाउंड्री किधर, और पहले वाले बाउंड्री और दूसरे वाले बाउंड्री के बीच में मतलब गिरेंगे, और कुछ पार करके निकल जाएंगे। ठीक, तो क्वांटम मैकेनिक्स की यही सुंदरता, यही इसकी ब्यूटी है। अगर कोई कहता है आपसे कि क्वांटम मैकेनिक्स हमको आता है तो प्लीज़ हमको ही मिलवाइएगा। कोई ऐसा इंसान नहीं जो कह दे कि क्वांटम मैकेनिक्स आता है। ये बस हम लोग सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। वास्तव में इसमें क्या हो रही है, हम लोग के सोच के परे है। ये तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको रिलेट कर रहा हूँ। वास्तव में क्वांटम मैकेनिक्स में क्या कैसे फिनोमेना होती है वो हम लोग के सोच के परे है। हम लोग का माइंड प्रोग्राम ही नहीं है कुछ फिनोमेना को सोच सके। अगर आपसे कोई कहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के मास्टर हैं तो प्लीज़ आप नंबर दीजिएगा, उनसे हम मिलेंगे। ठीक, ओके स्टूडेंट, देखिए लास्ट सेशन में हम लोग 3 इक्वेशन पा गए थे, 4, 7 और 10। अब इन्हीं इक्वेशन के हेल्प से हम लोग को क्या करना है, इन कांस्टेंट का वैल्यू, मतलब इन इक्वेशन में जो कांस्टेंट A B C D F हैं इनको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हम लोग पास बस एक ही उपाय है, जैसे हम लोग पीछे यूज करते हुए आए हैं कि हम लोग को क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन लगाना है और उस बाउंड्री कंडीशन के हेल्प से इन कांस्टेंट के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कांस्टेंट A B C D एंड F लेट अस अप्लाई बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। हम लोग पास आप फिगर में यहाँ जो बनाया था देखे थे, एक x इक्वल टू a और एक x इक्वल टू 0, 2 बाउंड्री थी। तो उन दोनों बाउंड्री पर हमको क्या लगाना है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके इन कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लिखे हैं फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन दैट इज एट x इक्वल टू 0, ये BD लिखे मतलब बाउंड्री है, आप पूरा लिखिएगा। ठीक, तो अब देखिए हम लोग पढ़े थे, पीछे स्टेप पोटेंशियल पढ़े हैं कि जो बाउंड्री पे है उस पर वेव फंक्शन तो आपका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी उस वैल्यू पे क्या होना चाहिए, उस बाउंड्री पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये कहाँ से हम लोग जान रहे हैं, ये हम लोग एक्सेप्टेबल कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन से इस चीज़ को जान रहे हैं। ठीक, तो उसको अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, द वेव फंक्शन साई1 एंड साई2 शुड बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, और जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर चीज, एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, दैट इज साई1 इक्वल टू साई2 होना चाहिए x इक्वल टू 0 पे, और डेल साई1 अपॉन डेल x इक्वल टू डेल साई2 अपॉन डेल x वो भी एट x इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही सेम कंडीशन हम लोग सिंगल स्टेप में भी अप्लाई किए थे। सिंगल स्टेप में एक ही बाउंड्री था तो एक ही बाउंड्री कंडीशन लगा था। आज के इस केस में हम लोग को 2 बाउंड्री मिला है, एक x इक्वल टू 0 पे है तो x इक्वल टू 0 पे भी हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, एकदम प्योर मैथमेटिक्स हम लोग में घुस चुके हैं।
प्योर मैथमेटिक्स में हम लोग घुस चुके हैं। आप एग्जाम में इन सब चीज़ों को स्किप करके डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। ये सब ठीक, जो क्वेश्चन बनाए उसको डायरेक्ट आप एग्जाम में लिख सकते हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी ये चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या लिखे हैं कि कंसीडर साइमन इक्वल टू साई टू एट एक्स इक्वल 0। पहला बाउंड्री कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या होगा साइमन साई टू एट एक्स इक्वल 0। तो पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड में साइमन लिखना, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कर दिए। राइट हैंड साइड में साई टू लिखना है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कर दिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कर दिए। अब e के पावर 0 अगर आ गया तो ये बाकी को भी 0 बना देगा, इसको ही 0 बना देगा, इसको ही 0, इसको 0, बिकॉज 0 इज हीरो। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, e के पावर 0 मतलब 1 हो गया तो a बचेगा, e के पावर ये पूरा 0 हो गया तो 1 हो गया तो b बचेगा, ऐसे इधर 1 हो जाएगा या तो c बचेगा, और ये पूरा एक्सपोनेंशियल और टर्म 1 हो जाएगा, d बचेगा। नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विथ a प्लस b इक्वल टू c प्लस d से इक्वेशन नंबर 11। क्लियर। नाउ द सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इज व्हाट, डेल साई 1 ओवर डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 शुड बी इक्वल टू डेल साई 2 ओवर डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक, ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन दूसरा पार्ट है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन नहीं, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन का ही दूसरा पार्ट है। ठीक, कि अगर साई 1 साई 2 आपस में इस बाउंड्री पे कंटिन्यूअस हैं तो उनका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तब इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, और उस डिफरेंशिएट किए गए वैल्यू में एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो देखिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ई के पावर जो भी रहेगा वो सब एज इट इज लिखा जाएगा, और फिर एक्स का जो कोफिशिएंट हो नीचे उतर के चला आएगा। तो क्या हो गया, ए और एक्स का कोफिशिएंट आई अल्फा ए के साथ आ जाएगा, कि जगह तो थोड़ा बगल में आ जा रहे हैं। ठीक, e के पावर आई अल्फा एक्स। अब इधर एक्स का जो कोफिशिएंट है माइनस आई अल्फा है, तो ये बी से कहेगा थोड़ा सा इधर उधर खिसको, हम भी आ जाएं, तो बी माइनस आई अल्फा हो गया, इधर हो गया। अब ये लिख देंगे कि एक्स इक्वल 0 अभी इसमें पुट करना बचा है, तो उसको यहाँ लिख दिए हैं। ठीक, अब देखिए इसी तरह जब लेफ्ट हैंड साइड में साइन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो क्या होगा c, और ये पूरा टर्म आएगा आई बीटा, फिर c के बगल में जाकर चिपक जाएगा, तो c आई बीटा e इतना हो गया। अब d के बगल में माइनस आई बीटा चिपकेगा, तो क्या हो गया, ये कुछ टर्म आ गया, ऐसा हो गया। ठीक, इसमें तो आपको महारत हासिल है डिफरेंशिएशन में। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा एक्सपोनेंशियल वाला, ये पूरा वैल्यू एक्सपोनेंशियल वाला 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप समझ चुके हैं 0 पुट करने पर ऊपर का पावर पूरा 0, तो ए के पावर 0 वैल्यू 1 देगा। ऐसे इधर का वैल्यू ये क्या होगा, पूरा 1 हो जाएगा, इधर का वैल्यू पूरा 1 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या बचेगा, तो ए आई अल्फा माइनस बी आई अल्फा, सी आई बीटा माइनस डी आई बीटा, दोनों तरफ से जो कॉमन वाला टर्म था कॉमन ले लिया, तो आई अल्फा इधर से कॉमन लिया, आई बीटा इधर से कॉमन लिए, तो ए माइनस बी, और देखिए क्या हो गया, बीटा इधर था, बीटा के इधर रखे, और अल्फा का तुम नीचे चल जाओ, इधर क्या करोगे, तो बीटा के साथ चले जाओ, तो बीटा अपन अल्फा हो गया, और आई से आई चला गया। ठीक, और यहाँ पे सी माइनस डी बचा। अब इसको क्वेश्चन नंबर 12 कर दिए। ठीक, अब देखिए दो इक्वेशन मिले हैं 11 और 12, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड लगभग सेम है, बस साइन का अंतर है। इसका मतलब क्या है, हम लोग को एक सिग्नल मिल रहा है कि एक बार हम लोग ये दोनों इक्वेशन कहेंगे कि एक बार हमें जोड़ दो, एक बार हमें घटा दो, तुमको दो नया नया वैल्यू देंगे। तो हम लोग उस सिग्नल का यूज किए और क्या किए, एक 11 प्लस 12 को क्या किया, आपस में ऐड कर दिए। जब आपस में ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, राइट हैंड साइड दोनों का राइट हैंड साइड में ऐड होगा, तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये b से b कट गया, तो इधर 2a बचेगा। ठीक, और यहाँ देखिए क्या होगा, c प्लस डी, राइट हैंड साइड में c प्लस डी है, प्लस बीटा बाई अल्फा c माइनस डी हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 2 अभी आया है। ठीक, अभी 2 यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि समझाना थोड़ा सा, रुकिए। यहाँ 2 ऐसे आया हुआ है, अब इसको हटाता हूँ, नहीं तो हो सके आप एक स्टेप स्किप किया हो, कन्फ्यूज हो। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, c प्लस डी यहाँ पे है, यहाँ c माइनस डी है, बीटा बाई अल्फा है, तो c वाले को कॉमन लेना है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो c के साथ बीटा बाई अल्फा चिपक के आएगा, तो कहेंगे तुम c को कॉमन ले रहे हैं, तुम 1 प्लस बीटा बाई अल्फा फॉर्म हो जाओ, c हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए d है, तो d को कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस ये d के साथ जो कोफिशिएंट आएगा बीटा बाई अल्फा माइनस में आएगा, तो 1 माइनस बीटा बाई अल्फा d हो गया। अब a क्या है, 2 के साथ है, इसके साथ जो भी रहेगा उसको नीचे भगा दिया जाएगा, कहा जाएगा जाओ, यहाँ पे देखिए इक्वेशन हो गया c/2 d/2। इज इट क्लियर? थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो कम टाइम का बनाना है, ये सब चीज़ें आपके लिए खिलवाड़ है और मैं कोई चीज़ स्किप नहीं कर सकता। आप एग्जाम में डायरेक्ट इन सब क्वेश्चन को लिख सकते हैं, लेकिन मेरा वो काम नहीं है। अगर डायरेक्ट लिखूंगा फिर आप समझेंगे कैसे। कई सारे बुक में भी डायरेक्ट लिखा हुआ, कई सारे बुक में ऐसा ऐसा लेके सॉल्व किया कि आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या सॉल्व किया। ठीक, सबसे ईजी लैंग्वेज में सॉल्व करा रहा हूँ आपको। अब यहाँ देखिए, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 12 फ्रॉम इक्वेशन 11 कामा बी गेट। इक्वेशन 12 में से क्या करेंगे, इक्वेशन
सॉरी इक्वेशन 12 को इक्वेशन 11 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड ये था, उसमें से इसके लेफ्ट हैंड साइड को घटा दिए। राइट हैंड साइड ये था, तो इसके राइट हैंड साइड में से क्या किए, इस राइट हैंड साइड को घटा दिए। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से आएगा तो ए प्लस में है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 भी बचेगा, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा, सी प्लस डी हो गया, सी प्लस डी यहाँ था ही, ये सी प्लस डी था ही। अब यहाँ पे माइनस सी के साथ आएगा बीटा बाई अल्फा, तो कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बीटा बाई अल्फा सी। और फिर देखिए यहाँ क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस बीटा बाई अल्फा डी। अब यहाँ 2 को नीचे उतार दिए, सी बाई 2 डी बाई 2 हो गया, ठीक। थोड़ा सा अंतर है, देखिए ए बी में आप वैल्यू आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना लिखेंगे तो एक ही क्वेश्चन में 10 पेज भर जाएगा। क्या चीज़ क्लियर है। अब आगे हम लोग का काम क्या है, एक बाउंड्री बचा है, कौन सा, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, जो x इक्वल टू ए पे है उसको अप्लाई किया जाएगा, और उस पर साई 2 और साई 3 को एक बार x इक्वल टू ए पे इक्वल करेंगे, और एक बार इन दोनों के फर्स्ट ऑर्डर को क्या करेंगे, x इक्वल टू ए पे इक्वल करेंगे। तो वहाँ से भी हमको कुछ कांस्टेंट लेंगे, और फिर उन कांस्टेंट की हेल्प से आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ओके। ओके स्टूडेंट, देखिए इक्वेशन नंबर 14 तक हम लोग निकाल चुके थे, ठीक। तो जो जो इक्वेशन यूज़ करना है उसको अलग अलग हम लोग करते जा रहे हैं। जैसे कई सारे इक्वेशन है जिसमें हम लोग के लिए जो यूज़फुल है उसको अलग कर ले रहे हैं। जैसे आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जो सामान आपके लिए यूज़फुल है उसको बास्केट में रखते हुए चल जाते हैं, वैसे हम भी अपने बास्केट में उसको इक्वेशन नंबर को पैक करते हुए चलना है, ठीक ठीक। तो अब देखिए अप्लाई करेंगे सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए पे। तो x इक्वल टू ए पे किस किस रीजन का सामना हो रहा है, फिगर आपको याद होगा, साइन 2 और साइन 3 दो वेव का सामना होगा, क्योंकि 2 में साइन 2 है और 3 में साइन 3 है। फिगर आप देख रहे होंगे अपने कॉपी में। तो साइन 2 इक्वल टू साइन 3 क्या होगा, x इक्वल टू ए पे होना चाहिए। अब यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये कुछ हम लोग को ऐसा मिलेगा, ठीक। अब चूंकि हमको बहुत लंबा मैथमेटिक्स यूज करना है, इस वजह से चीज़ों को डायरेक्ट ऐसे बताते हुए चल रहा हूँ, एक एक लाइन नहीं बताऊँगा, ठीक। बाकी मैं यहाँ लिखा हूँ, आप देख के समझ रहे होंगे, ठीक, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। अब इसका जब हम ए पुट किए इसमें और इसमें तो क्या हुआ, कुछ ऐसा मिला, और फिर इसको डिफरेंशिएट करके जब ए पुट करेंगे तो हम लोग को कुछ ऐसा मिला, ठीक। ये कुछ ऐसा वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब यहाँ से क्या किए, आई से आई कॉमन था तो आई से आई कट गया, कॉमन ले काट दिए, बीटा कॉमन था बीटा कॉमन ले लिए, और फिर अल्फा वाई बीटा कर दिए, और एफ के पावर कुछ ऐसे लिख दिए। इक्वेशन 16 का दिए, इसको इक्वेशन 15 का दिए। अब 16 और 15 को एक बार जोड़ेंगे तो सी का वैल्यू मिल जाएगा, और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे 16 को 15 में से, तो डी का वैल्यू कुछ ऐसे मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए जब घटाए हैं तो क्या हुआ, घटाने पे ये कुछ ऐसे आया था, ठीक। ये देखिए छूटा हुआ है ना, लंबा जब मैथमेटिक्स रहता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती है, इस वक्त ध्यान से आप भी करिएगा, ठीक। सी के पावर 2c e के पावर आई बीटा ए था, कुछ ऐसा इधर था, ठीक। फिर जब इस 2 को नीचे ले गए, अब ये जब नीचे आएगा तो क्या होगा, माइनस के फॉर्म में आएगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस, सॉरी नीचे जाएगा तो क्या है, प्लस आई बीटा है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस आई बीटा ए हो जाएगा। तो एक साथ दोनों को लिख दिए हैं। वैसे इसमें भी किए हैं, इसमें जब ये देखिए माइनस साइन से आता है, नीचे माइनस साइन से आता रहेगा, ऊपर जाएगा इसके साथ तो प्लस बीटा के फॉर्म में हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोग को रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी का बात करना है। मतलब हम लोग को रिफ्लेक्टिविटी मतलब क्या, आप कह सकते हैं हम लोग को किसका किसका बात करना है, ऐसे कहिए कि हम लोग को बात करना है बी बाई ए का बात करना है, जो रिफ्लेक्शन हुआ है फर्स्ट मीडियम में, और जो ट्रांसमिशन हुआ है थर्ड मीडियम में उसका बात करना, मतलब एफ बाई ए, ये दो रेशियो हमको चाहिए, ठीक। यही दो रेशियो को हम लोग को क्या करना है, बात करना है, ठीक। मतलब बी बाई ए और एफ बाई ए, ठीक। ये किस फॉर्म में चाहिए, आपको पता है कि जब हम लोग सॉल्व करते थे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कुछ ऐसे, मतलब माड बी स्क्वायर अपान माड ए स्क्वायर जब कर देंगे, ये कहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ये चीज़ स्टेप पोटेंशियल बताया था वहीं से डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। तो माड बी स्क्वायर अपान माड ए स्क्वायर जब करेंगे तो हम लोग को ये क्या था, रिफ्लेक्टेड वेव था, और ये इंसिडेंट वेव था, तो ये रिफ्लेक्टिविटी बता देगा, और ये ट्रांसमिटेड वेव था, रीजन थर्ड की बात कर रहे हैं हम, ठीक। रीजन सेकंड का बात हम लोग सुनना है, मतलब है हम लोग को बाएं साइड और दाएं साइड वाले रीजन से मतलब है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे किसका, इसका किसका बात कर रहे हैं, ट्रांसमिटिविटी का। तो फाइनली कौन सा वेव ट्रांसमिट हो गया था, तो एफ वाला गया था, तो माड एफ अपान माड ए, इन दोनों के स्क्वायर की बात करना। पहले हमको एफ बाई ए चाहिए, और जब मिल जाएगा तो एफ बाई ए का माड स्क्वायर हम आसानी से निकाल लेंगे। तो मतलब अब क्या करेंगे, हम जो इक्वेशन 13 है उसमें क्या करेंगे, सी और डी का वैल्यू पुट करेंगे, तो ए और एफ में देखिए एक रिलेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक।
ए और एफ में क्या है, एक रिलेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक चीज़ों को दिखा दिया हूँ। अब इसके बाद क्या करूँगा, डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद मैं चीज़ों को क्या करूँगा, डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि 2-2 पेज का इसका सोल्यूशन है। तो आप उसको कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में मत सॉल्व करिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आप रिजल्ट लिखिएगा प्लीज़। ठीक, इसका मैं अब नेक्स्ट सेशन में डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा। यहाँ पे क्या किया हूँ, डी का वैल्यू यहाँ पुट किया हूँ और फिर यहाँ से सी का वैल्यू यहाँ पे ले जाके पुट किया हूँ, तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन मिला है। ठीक, अब आगे देखिए माइनस करके आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपान अल्फा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपान अल्फा बीटा, ऐसे करके इसको आगे फिर सॉल्व करना एक्सपोनेंशियल वाला। ठीक, तो आगे मैं इसका डायरेक्ट अब आंसर लिखूंगा और आपको मन करेगा तो कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है, तो फालतू में टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम में भी आपको टाइम नहीं बर्बाद करना है, चीज़ों को डायरेक्ट लिखना है। ओके ओके स्टूडेंट, देखिए लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। इसके आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। ठीक, मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, क्योंकि 8-10 लाइन से आगे आपको सॉल्व करेंगे तब ये रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी को भी सलूशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे इसका सलूशन ले सकता है, लेकिन प्लीज़ एग्ज़ाम में इसको आप मत सॉल्व करिएगा, अदरवाइज एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा टाइम निकल जाएगा, दूसरे क्वेश्चन के लिए पर्याप्त टाइम नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो इस वजह से कोशिश करिएगा कि डायरेक्ट आप रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट डायरेक्ट लिख दीजिए, इन सब कांस्टेंट को बीच में कहीं कैलकुलेट करके सब इक्वेशन वगैरह दिखा दीजिए और फिर डायरेक्ट आंसर लिखिए। ठीक, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी टाइम बचाने के लिए। ओके, एग्जामिनर भी उतना डिटेल में नहीं चेक करेंगे, बस रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट वाला वैल्यू सही होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे डायरेक्ट लिखें ऑन सॉल्विंग, इसके नीचे लिखेगा ऑन सॉल्विंग वी गेट, तो क्या होगा, कुछ ऐसे आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक, आप चेक कर लीजिएगा एक बार कि कहीं, वैसे मैं कोशिश किया हूँ कहीं गलत तो नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक, अब देखिए फिर यहाँ पे सिमिलरली पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी एंड डी फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 18 इनटू इक्वेशन 14 वी गेट। अब हमको क्या चाहिए, बी बाई ए चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसे हम लोग रीजन पढ़े हुए हैं, ये रीजन पढ़े हैं, तो इधर क्या था ए प्लस बी, मतलब ए और बी वाला था, और इधर एफ वाला था, तो एफ बाई ए करेंगे ट्रांसमिटेंस निकलेगा, और बी बाई ए करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रिफ्लेक्टेंस मिलेगा। ठीक, मतलब रिफ्लेक्टेड अपॉन इंसिडेंट रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेड अपॉन रिफ्लेक्टेंस तो ट्रांसमिटेंस मिलेगा। ठीक, तो वही उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो फिर जब ये वैल्यू उठा के सी और डी का इसमें पुट करेंगे तो कुछ ऐसा हमको इक्वेशन मिलेगा सॉल्व करने पे। अब हमको बी बाई ए चाहिए, तो दोनों साइड क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे, तो इधर भी एफ बाई ए आ गया और इधर बी बाई ए हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से फिर क्या होगा, एफ बाई ए का वैल्यू हम लोग निकाले हुए, इक्वेशन 19 को अगर इसमें यूज कर लें तो इक्वेशन 19 को देखिए इसमें यूज किया गया यूजिंग इक्वेशन 19। ठीक, बुक का रिजल्ट मैं इसमें यूज़ किया हूँ। ठीक, तो उम्मीद है कि कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे b बाई ए इक्वल टू 2 अल्फा बीटा और नीचे ये वैल्यू लिखा हूँ, मतलब एफ बाई ए का वैल्यू इक्वेशन नंबर 19 को यूज़ करके लिख दिया हूँ। ठीक, ये पूरा वैल्यू, और फिर देखिए यहाँ पे ये वैल्यू जो था उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, और जब फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे आप तो b बाई ए इक्वल टू माइनस ये ऐसे कुछ करके आप पाएंगे। ठीक, तो ज़्यादा कोशिश मत करिएगा सॉल्व करने का, बस डायरेक्ट आंसर लिखने का कोशिश करिएगा। ओके, इतने बड़े क्वेश्चन में ऐसे ही किया था, अदरवाइज लाइन टू लाइन लिखेंगे तो फिर दो फुल क्वेश्चन में पूरा कॉपी आपका भर जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग का काम क्या है, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस निकालना, तो एफ बाई ए और बी बाई ए का आगे हम लोग को यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट सेशन देखेंगे क्या करना है। ओके स्टूडेंट, देखिए इक्वेशन नंबर 20 तक हम लोग अपना प्रॉब्लम देख चुके थे। अब हमको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ORR रिफ्लेक्टिविटी बताना है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्लेक्टिविटी एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक, तो हम लोग का काम क्या होगा, और एक चीज़ और देखिए, क्वेश्चन में कंडीशन भी नहीं दिया कि इज लेस देन वी नॉट है कि इज ग्रेटर देन वी नॉट है, तब इस कंडीशन क्वेश्चन आपका और बड़ा हो चुका है। मतलब अभी हमको एक बार इज लेस देन वी नॉट वाला भी रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी बताना पड़ेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये तो इज ग्रेटर देन वी नॉट अभी चल रहा है, तो सोचिए कितने लंबे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, खास करके ये जो क्वेश्चन है बीएससी में तो है ही है, ये एमएससी में भी आपको पूछा जाएगा, एमएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अच्छे से सबको समझते हुए चलिए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव अपॉन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव जो होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या रिफ्लेक्टिविटी होगा। तो अब देखिए जो हम पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ऐसे कुछ हम लोग का था ये बैरियर पोटेंशियल, इधर जो था दो वेव था, एक ए था
ए ई के पावर आई अल्फा एक्स और फिर क्या था बी ई के पावर माइनस आई अल्फा एक्स। तो ये बी वाला टर्म क्या था, रिफ्लेक्शन वाला था। तो रिफ्लेक्शन अपान जब इंसिडेंट वाला करेंगे तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी मिल जाएगा। और ये वैल्यू मैं कहाँ से लिखा हूँ, इस वैल्यू को मैं स्टेप पोटेंशियल में बता चुका हूँ, कैसे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाला था उसको स्टेप पोटेंशियल बता चुका हूँ। इस वजह से यहाँ नहीं लिखा हूँ। पेज भरने का क्या मतलब है, इस वजह से डायरेक्ट यूज कर लिया। क्या आता था बी स्टार बी अपान ए स्टार ए, या इसी को हम लोग माड बी स्क्वायर अपान माड ए स्क्वायर कहते थे। ठीक, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए बी बाई ए का वैल्यू हम लोग को मिला हुआ है, बी बाई ए का वैल्यू मिला है तो इसके ऊपर स्टार लगा दिए, मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और यहाँ बी बाई ए है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो कुछ ऐसे मिलेगा। इन दोनों को सॉल्व करने पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कुछ ऐसे हम लोग को मिलेगा। क्लियर है चीज़। और फिर देखिए क्या करेंगे, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट या ट्रांसमिटेंस की बात अगर करें तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव अपान प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। तो अब देखिए जो वेव ट्रांसमिट होकर निकली थी उसमें क्या था, एफ ई के पावर आई अल्फा एक्स था, तो एफ अपान ए का बात हम लोग को करना है। ठीक, तो इस वजह से एफ अपान ए ऑलरेडी हम लोग निकाल के रखे थे। अब क्या करेंगे, एफ स्टार एफ अपान ए स्टार ए, ये कहाँ से लिखे हैं, ये करंट डेंसिटी वाले फार्मूले से लिखे हैं। जैसे पिछले केस में स्टेप पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट किए थे वही चीज़ हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक, तो एफ बाई ए का स्टार और एफ बाई ए हो गया। अब जब इस वैल्यू को पुट करेंगे एक बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब लेंगे जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ वो साइन चेंज हो जाएगा, जहाँ प्लस आई वहाँ माइनस आई और जहाँ माइनस आई वहाँ पे प्लस आई हो जाएगा। तो फिर जब आप इसको पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर, एक बार मैं इसको वेरीफाई कर लूँ। ठीक, यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं रहेगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर नहीं रहेगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, जब लंबा कैलकुलेशन बताया ना कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है। ये मिस्टेक इतने बारीकी से आपके एग्जाम में नहीं चेक किया था। ठीक, लेकिन मैं बता रहा, ध्यान चला गया है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं रहेगा, उसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब इन सब वैल्यू को आप पुट करके सॉल्व करेंगे, एफ बाई ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और फिर एफ बाई ए जब आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये ट्रांसमिटेंस मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग को ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस दोनों का वैल्यू मिल गया। इस बात से देखिए क्लियर है कि एनर्जी ज़्यादा होने के बावजूद भी ट्रांसमिटेंस तो होगा ही होगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये भी कर रहा है कि रिफ्लेक्टेंस भी होगा, क्योंकि एक यहाँ हम लोग को फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्टेंस भी होगा ही होगा। क्लियर है चीज़। तो अब इसको आगे लिखा जाएगा और फिर फिगर बना के कुछ समझा जाएगा और फिर वीडियो फिनिश कर देंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए लास्ट सेशन में 2 इक्वेशन हम लोग पा गए थे। एक बार आप इक्वेशन नंबर चेक कर लीजिएगा। ठीक, पहले देख लूँ पूरा आ रहा है ऊपर। ओके ठीक, तो ये 20 और 21 नंबर जो इक्वेशन था, ठीक, शायद यही था 20 और 21, आप चेक कर लीजिएगा अगर उसको। ठीक, तो इन दोनों इक्वेशन को जब आपस में ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, r प्लस टी इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में ये भी कह सकता है प्रूव दैट r प्लस टी इक्वल टू 1, जैसे उसमें कहा था स्टेप पोटेंशियल में। ठीक, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 20 एंड 21 वी सी दैट बोथ r एंड t आर फाइनाइट वैल्यू, r और t दोनों फाइनाइट वैल्यू हैं। सो वी कंक्लूड दैट ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल विल आकर एट सेम टाइम। ठीक, तो यहाँ से हमको कंक्लूजन ये मिल रहा है कि ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन दोनों सेम टाइम पे होगा पार्टिकल का। ठीक, लेकिन क्लासिकली क्या, क्लासिकली यहाँ एक वर्ड जोड़ दीजिएगा तो और अच्छा सेंटेंस हो जाएगा। सेम टाइम हो गया। ठीक, बट क्लासिकली रिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द पोटेंशियल बैरियर इन केस ऑफ E इज ग्रेटर देन V नॉट। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कर रहा है कि जब ये बैरियर से ज़्यादा एनर्जी रख रहा है पार्टिकल, तो कहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। क्लासिकल मैकेनिक्स ये बता रहा है कि पार्टिकल कैसे पार कर जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा, बट दिस इज ड्यू टू, लेकिन ये किसके वजह से हो रहा है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट। और पार्टिकल के वेव नेचर होने की वजह से ये हो रहा है। ठीक, जैसे लाइट क्या है, वेव नेचर रख रही है, तो लाइट को क्या करें, अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं लाइट वेव को, तो अगर अचानक से मीडियम बीच में चेंज होता है तो कुछ पार्ट क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए एयर में प्रोपोगेट कर रही है, अचानक से क्या हो गया, डेंसर मीडियम आएगा तो कुछ पार्ट उसका क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। ठीक, तो वही लिखा गया है, जैसे लाइट वेव के साथ घटनाएं होती हैं वैसे पार्टिकल भी वेव नेचर शो कर रहा है, तो उसके साथ भी ये घटनाएं हो सकती हैं। पार्टिकल का एनर्जी, मतलब पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है उसका एनर्जी इससे ज़्यादा होने के बावजूद भी उसमें रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक, और यही क्या कहलाता है, दिस इज क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स बताता है कि पार्टिकल में क्या है, पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होता है। ठीक, और देखिए इसका एग्जांपल क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू अ लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट। ठीक,
अगर मान लीजिए ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट ऐसे लेयर बना दे रहे हैं तो जब आप यहाँ से लाइट को क्या करेंगे, ट्रांसमिट कराएंगे तो क्या होगा, कुछ पार्ट जरूर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक, क्योंकि मीडियम क्या हो रहा है, अचानक चेंज हो रहा है, तो कुछ रिफ्लेक्शन यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक। तो वही लिखा गया कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, मतलब अगर एक लेयर तैयार करें ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट का और क्या करें, उस पर लाइट को गिराएं तो ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ क्या होता है, वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि जब लाइट वेव आएगी, मीडियम चेंज होगा तो वहाँ से कुछ रिफ्लेक्शन जरूर होगा। मीडियम चेंज होना मतलब क्या, अगर लाइट वेव एयर में आ रही है, ये ग्लास हो गया, तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा एयर से, तो क्या होगा, कुछ वहाँ से पार्टिकल से एसोसिएट जो वेव होगा कुछ क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर वापस चल जाता है। तो फिजिक्स का ये जो एग्जांपल है इसको क्वांटम मैकेनिक्स से आप रिलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वेव इन डिफरेंट रीजन बनाया हूँ, ठीक। ये क्या आपका रीजन फर्स्ट है, ये क्या है रीजन सेकेंड है, और ये क्या है रीजन थर्ड है। और ये हम लोग का ग्राफ किस में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल मतलब साइन एक्स स्क्वायर और एक्स में है, ठीक। अब इस चीज़ को देखिएगा। ओके स्टूडेंट, इसको हम लोग स्टैंडिंग वेव के कॉन्सेप्ट से समझेंगे। पहले मैं जो वेव फंक्शन उसको लिखता हूँ। देखिए साइमन इस रीजन में वेव फंक्शन क्या है, ए ई के पावर आई अल्फा एक्स है प्लस बी ई के पावर माइनस आई अल्फा एक्स है। फिर यहाँ पे देखिए साइन टू क्या है, साइन टू इक्वल टू रीजन सेकंड में क्या है, सी ई के पावर आई अल्फा एक्स है प्लस बी डी ई के पावर प्लस क्या है, डी ई के पावर क्या है, माइनस आई, यहाँ बीटा है ना, आई बीटा एक्स है, ठीक। और फिर देखिए यहाँ पर रीजन थ्री में जो वेव है वो क्या है, साइन थ्री इक्वल टू क्या है, डी हो गया एफ ई के पावर आई अल्फा एक्स है, ठीक। अब देखिए स्टैंडिंग वेव के कॉन्सेप्ट में ले चलूँगा। ये जो ग्राफ है बेसिकली हम लोग का क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल और एक्स एक्सिस के साथ है, ठीक। ये मत समझिएगा कि वेव है, वेव नहीं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो स्टैंडिंग वेव आप पढ़े थे कि जब दो वेव लगभग सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी की अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो एक क्या होता है, स्टैंडिंग वेव ऐसे बनता है। बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे कि जब दोनों क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो कुछ ऐसा स्टैंडिंग वेव बनता है और ये वेव कुछ ऐसे होता है, ठीक। वेव कुछ ऐसे हम लोग को मिलता था, क्लियर है चीज़। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, दो वेव है लेकिन दोनों में क्या है, कुछ ना कुछ अंतर है, क्योंकि इस वेव का ये क्या है, इंसिडेंट पार्ट है, तो इंसिडेंट पार्ट का कुछ पार्ट क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे ये वेव दोनों हैं लेकिन इन दोनों के एम्पलीट्यूड में कुछ अंतर है, और अंतर होने की वजह से क्या होगा, इन दोनों के वेव में क्या, इन दोनों के एम्पलीट्यूड में कुछ अंतर होगा, फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट लगभग सेम होगा, एग्जैक्ट सेम नहीं कहेंगे, ठीक। तो क्या होगा यहाँ से, जब ये दोनों सेम वेव थी तो ऐसा फिगर बन रहा था स्टैंडिंग वेव में, एक वेव इधर जा रही थी एक वेव उधर जा रही थी, दोनों मिला कुछ ऐसा बनता था। इसमें भी वही केस है, एक वेव पॉजिटिव डायरेक्शन जा रही है, एक रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, लेकिन यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, तो यहाँ पे जो आपको स्टैंडिंग वेव मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव मिलेगा वो क्या होगा, कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ आपको स्टैंडिंग वेव देखने को मिलेगा। ये जो स्टैंडिंग वेव है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब इनका और अच्छे से फिगर बनाता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये जो स्टैंडिंग वेव होगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बात समझ रहे हैं, क्यों ऐसा देखने को मिला, क्योंकि इसमें क्या था, जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, तब जब दोनों क्या हो रहा था, अपोजिट हो रहा था, तो किसी टाइम पे जो मिनिमा था वो जीरो था। लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड एग्जैक्ट सेम नहीं है तो मिनिमा एग्जैक्ट जीरो नहीं मिलेगा। मिनिमम एम्पलीट्यूड कुछ मिलेगा लेकिन एग्जैक्ट हम लोग को जीरो नहीं मिलने वाला है। तो इसका मतलब अगर इसके लिए प्रोबेबिलिटी का ग्राफ हम लोग निकालें तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी का ग्राफ कैसा आएगा, इसका स्क्वायर होकर साइन टू का निकलता है, तो इसके प्रोबेबिलिटी का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा मिलेगा, ठीक। इस वेव के अगर प्रोबेबिलिटी का ग्राफ निकालें तो कुछ ऐसा मिलेगा, लेकिन मतलब एक मैक्सिमा एक मिनिमा मिलेगा जो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन इसमें देखिए अगर इसके प्रोबेबिलिटी का ग्राफ निकालेंगे तो इसके प्रोबेबिलिटी ग्राफ कैसे मिलेगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, अप डाउन, क्या कर रहा है, अप डाउन। इसमें क्या था, मैक्सिमम मिनिमम था, तो इस वजह से कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा था। इसमें क्या है, अप डाउन है, तो इस वजह जो ग्राफ होगा ऐसे अप डाउन ऐसे मिलेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे अप डाउन मिलेगा। ये क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है, लेकिन मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या है, जीरो नहीं है। क्यों जीरो नहीं है, क्योंकि ये दोनों वेव क्या है, इस वेव का इंसिडेंट पार्ट का कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुआ है, तो दोनों आपस में एग्जैक्ट सेम हो नहीं सकती। तो जो इनके बीच स्टैंडिंग वेव बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। कैसा बनेगा, कुछ ऐसा स्टैंडिंग वेव बनेगा। तो जब ऐसा स्टैंडिंग वेव बनेगा तो जो इनका प्रोबेबिलिटी है
मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा, लेकिन एग्जैक्ट ऐसे जीरो नहीं होगा। यहाँ देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पार्टिकल, यहाँ क्या एम्पलीट्यूड जीरो है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ मैक्सिमम रहेगा। लेकिन इस केस में देखिए क्या होगा, ये अप एंड डाउन मोशन होगा, मतलब यहाँ मैक्सिमम पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम होगा, ये जीरो हम नहीं कर सकते, ठीक। तो इसी प्रोबेबिलिटी ग्राफ को बनाया गया है। क्लियर है चीज़। अब देखिए रीजन सेकंड में भी दो वेव हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन चलना है, तो रीजन सेकंड में भी कुछ ऐसा हम लोग को प्रोबेबिलिटी ग्राफ मिलेगा, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा बना है, क्योंकि ये इंसिडेंट पार्ट का, इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट इसमें ट्रांसमिट हुआ, ठीक, और फिर क्या हुआ, ट्रांसमिटेड पार्ट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, जिसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड घट जाएगा, तो इसको घटते हुए बना दिए, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये मिनिमम है, ठीक। अब देखिए रीजन 3 में बस एक ही वेव हम लोग को मिली है, और ये वेव कैसे होगी, ये जो वेव मिली हम लोग को, क्या एक ही वेव मिला है, कुछ ऐसे वेव होगा, ठीक। तो जब ऐसे वेव होगा तो इसका मतलब जो साइन होगा, इसका कुछ एम्पलीट्यूड है एफ है, तो एफ का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, ठीक, क्योंकि इसमें सिंगल वेव है। तो यह हम जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए स्क्वायर करेंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा, एफ स्टार होगा, ठीक। ऐसे साइन 3 स्टार इंटू साइन 3 होगा, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा। तो चूंकि एक ही वेव है, लौट के तो कोई वेव आ नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमको जो पार्टिकल के पास जाने की संभावना है वो कांस्टेंट बना रहेगा, मतलब एक कांस्टेंट लाइन हम लोग को मिलेगा, ठीक। फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। अगर स्टैंडिंग वेव, दोनों वेव क्या रहती हैं, दो वेव अगर एक पॉजिटिव एक्साइटेशन दूसरा निगेटिव एक्साइटेशन चलती हैं, तो एक स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है, और वो कुछ ऐसे होता है, एक बार मिनिमम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, एक बार मिनिमम क्या होता है, मतलब एक बार जीरो मिलता है, एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम जीरो मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, हम लोग जान रहे हैं एक पॉजिटिव एक निगेटिव चल रही है, लेकिन इन दोनों का एम्पलीट्यूड एग्जैक्ट सेम नहीं है। तो जब एग्जैक्ट सेम नहीं है तो किसी भी पॉइंट पे इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम नहीं होगा, मतलब जीरो नहीं होगा, कहीं मैक्सिमम होगा कहीं मिनिमम होगा, ऐसे होगा। तो जो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल है वो भी क्या करेगा, वैरी होते रहेगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा तो मैक्सिमम रहेगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड रहेगा तो मिनिमम रहेगा, ये जीरो नहीं है, मिनिमम एम्पलीट्यूड दिखा रहा है, ठीक। फिर मैक्सिमम रहेगा तो मैक्सिमम फिर मिनिमम, ठीक। अगर ऐसा केस रहता तो क्या होता, एक बार प्रोबेबिलिटी क्या होता आपका, मैक्सिमम मिलता है, एक बार क्या होता मिनिमम मिलता। प्रोबेबिलिटी क्या, मार्ट साई के स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, स्क्वायर में वैल्यू मिलेगा, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, और इसका स्क्वायर क्या होगा, और बढ़ के मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, वैसे इसका हो रहा है, ठीक। तो ऐसे फ्लक्चुएट करते मिलता है। अब इसी वेव का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब इंसिडेंट जो ट्रांसमिट हुआ है इसमें, तो ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड और छोटा होगा, और जो रिफ्लेक्ट होगा उसका भी एम्पलीट्यूड कुछ छोटा होगा, क्योंकि इसी ट्रांसमिटेड का कुछ पार्ट इधर में निकलेगा, तो इसमें जो रिफ्लेक्ट है उसका ही छोटा होगा, मतलब इन दोनों के एम्पलीट्यूड में कुछ अंतर होगा। तो फिर जब इन दोनों का ऐसे निकालेंगे, तो इन दोनों का क्या होगा, जो ग्राफ मिलेगा लगभग ऐसे मैं बना रहा हूँ बस दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक। ये क्या होगा, कुछ ऐसे मिलेगा, थोड़ा सा छोटा कर दिया हूँ, ठीक। तो क्या होगा, इनके बीच प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम, जीरो नहीं, मैक्सिमम मिनिमम, ऐसे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इनके बीच का वैरी करेगा, ठीक। यहाँ देखिए मिनिमम है फिर बढ़ रहा है, तो मिनिमम है फिर बढ़ रहा है, वैसे यहाँ मिनिमम है फिर बढ़ रहा है, मिनिमम है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है फिर मिनिमम हो रहा है, तो मैक्सिमम है फिर मिनिमम हो रहा है, फिर यहाँ तक जा रहा है एक फाइनाइट वैल्यू, तो फिर एक फाइनाइट वैल्यू तक आया, ठीक। ये एक्स एक्सिस देखिए क्या है, इसका एक फाइनाइट डिस्टेंस है ना, ये एक्स एक्सिस से इसका एक फाइनाइट डिस्टेंस है ना, जीरो तो हम ला नहीं रहे हैं, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया, कुछ ऐसे ये ग्राफ मिलता है। इधर क्यों हुआ, क्योंकि इधर एक ही वेव है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उधर से कोई वेव आ नहीं रही है, तो कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इस रीजन में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल का ग्राफ हम लोग को मिलता है। क्लियर। तो ये लिख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विथ एक्स एक्सिस इज शोन इन फॉलोइंग फिगर, और उसके बाद इस लाइन को बाद लिख लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन केस ऑफ इज ग्रेटर देन वी नॉट इज शोन इन फॉलोइंग फिगर। उसके बाद फिगर बनाइएगा, ठीक। और यहाँ पे एक केस हम लोग का खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अगले केस को डिस्कस करेंगे। क्लियर, इज लेस देन वी नॉट। इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट कुछ चीज़ों को यूज करेंगे, ठीक। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो जरूर लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।